और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। एएसआई विवाद सुलझाने के लिए गए थे। कल शाम 7:45 बजे उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बिहार के मुंगेर में ये हत्या हुई है एएसआई संतोष सिंह की। डायल 112 में वो तैनात थे, उनको इस विवाद की जानकारी मिली थी। हालांकि उनका गंभीर स्थिति में इलाज अस्पताल में चल रहा था, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी और अब ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। पुलिस की 112 सेवा में संतोष सिंह तैनात थे। विवाद की जानकारी मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद अस्पताल भी तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, मुंगेर में एएसआई की हत्या कर दी गई, बिहार में ये हो क्या रहा है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अररिया में एक एएसआई की मौत हो गई थी। बाद में कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन वहां उनकी धक्का मुक्की हुई थी। अपराधी को पकड़ने गए थे तब ग्रामीणों से। अब एक दुखद घटना और हुई है मुंगेर में। वहां के एएसआई हैं संतोष सिंह। बताया जा रहा है कि कल दो पक्षों के बीच जो है वो विवाद चल रहा था। वो अपने पुलिस की टीम के साथ गए थे विवाद सुलझाने, तभी पीछे से किसी ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गए और उसके बाद उनके सिर से खून बह रहा था। उसके बाद उनको पटना रेफर किया गया था एक अस्पताल में। वहां बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 3:30 बजे इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई है। वो भभुआ के रहने वाले थे। परिवार जो सदस्य हैं अब सबको लेकर जो है भभुआ जा रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार में सवाल उठ रहे हैं। बताइए, दो पक्षों के विवाद चल रहा था, दो पक्षों में वहाँ सुलझाने का विवाद को, लेकिन तभी किसी ने पीछे से इन पर अटैक कर दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिहार में सवालों के घेरे में है। जी शशांक, अभी तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ गया है, इसकी जानकारी साझा की गई है? नहीं, देखिए, अभी ऑफिशियली इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत जो है रात 3:30 बजे इलाज के दौरान पटना में ही हो गई है। अब पार्थिव शरीर को लेकर परिजन जो है भभुआ की ओर रवाना होने वाले हैं। शशांक, आरोपी को लेकर कोई बात जानकारी सामने आई है? कौन था वो आरोपी? झगड़ा किस तरह का था? क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे आरोपी? देखिए, दो पक्षों में किस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसी दौरान एक पक्ष में से किसी ने उन पर धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला किया है। तो उसको अभी पुलिस पकड़ी नहीं है, लेकिन जो है पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जब पुलिस की टीम हिरासत में लेती है, गिरफ्तारी होती है, तब पता चलेगा पूछताछ में कि पूरा मामला क्या था, क्यों उन पर हमला किया गया। लेकिन भीड़ बहुत आक्रोशित थी वहां पर। दोनों पक्ष के लोग बहुत आक्रोशित थे। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी ने उनके सिर पर अटैक किया और उस दौरान वो उनके ब्लीडिंग होने लगी सिर से और वहीं पर वो गिर पड़े। उसको मुंगेर में एक अस्पताल में उनको ले जाया गया था, लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी। तो आनंद फानंद में उनको पटना के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया था। रात्रि में ही उनको पटना लाया गया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन करीब 3:30 बजे बताया जा रहा है सुबह में कि उनकी मौत हो गई इलाज के दौरान। शशांक, अब कार्रवाई आगे किस प्रकार से पुलिस बढ़ाएगी? क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर। कुछ दिनों पहले भी जो मामला सामने आया उस पर सियासत भी खूब हुई, इसके बाद भी सवाल उठना स्वाभाविक है। कार्रवाई किस प्रकार से आगे बढ़ेगी? अब देखिए, एक पक्ष की ओर से हमला किया गया है ये बताया जा रहा है, तो उसमें कितने लोग शामिल थे, वो कहाँ फरार हो गए, कब तक पुलिस उनको पकड़ेगी और क्यों उन्होंने हमला किया। पुलिस तो बीच बचाव करने पहुंची थी मामला को शांत कराने के, तो हमला क्यों किया ये एक बड़ा सवाल है। तो जांच तो पुलिस की चल रही है, लेकिन अभी हाथ खाली है। लेकिन चुनावी साल है और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था चरमरा रही है, आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अब तो देखिए, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग तो डरे हुए हैं, घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। अभी अररिया में आपने देखा कि पुलिस की टीम एक अपराधी को पकड़ने गई थी, पकड़ के ला रही थी, तभी ग्रामीणों ने हमला कर दिया, अपराधी को छुड़ा के ले गई और उसी दौरान धक्का मुक्की में वहां पर एक पुलिस वाले की मौत हुई थी। बताया गया बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि भाई बड़ी बात तो यही है शशांक कि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस जब देरी से पहुंचती है तो मामला बढ़ जाता है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस तो मौके पर पहुंच रही है, लेकिन जो पुलिस पर ही अटैक हो जा रहा है, ये बड़ी बात है। यानी कि जो अपराधियों के मन में तो डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल अभी उठ रहा है कि अपराधी अब पूरी तरह से बेखौफ है। यानी चीज से गृह विभाग नहीं संभाल रहा है, सीएम के पास ही गृह विभाग, और इस मुद्दे को लगातार विपक्ष के देखिए विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर हर दिन जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है, लगातार सरकार की घेराबंदी हो रही है। और अब बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों पे हमला हो रहा है और उसकी मौत हो जा रही है, तो अब आम लोगों की क्या स्थिति होगी इसको समझने की जरूरत है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है। अब क्या वो कदम सरकार उठाएगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, ये देखना होगा। लेकिन ये जो पुलिस वाले की मौत हुई है, ये अपने आप में
कानून व्यवस्था पर, सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बड़े सवाल खड़ी करती है जो घटना सामने आई है। इस पर अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई आगे की जाती है, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। बिहार के मुंगेर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर एएसआई संतोष सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। संतोष सिंह विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे थे। जब दो गुटों में विवाद हुआ तो वो विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे और तभी उनके सर पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। फौरन उनको पटना के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संतोष सिंह पुलिस की डायल 112 सेवा में तैनात थे। उनको विवाद की जानकारी मिली तो वो विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। गंभीर स्थिति में उन्हें पटना में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज चल रहा था। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब कानून व्यवस्था पर बिहार में एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि अपराध क्या इतने बेखौफ यहां पर हो गए हैं कि पुलिस वालों पर ही हमला कर देते हैं। एएसआई जब विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे तो किसी ने पीछे से उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। काफी खून निकला। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। और एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती ये जानकारी निकल कर आ रही है सामने बिहार के मुंगेर से। कुछ दिन पहले भी राजीव रंजन की मौत का मामला सामने आया था। हालांकि पोस्टमार्टम में ये जानकारी मिली कि उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन वो भी एक विवाद के बीच में पहुंचे थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और अब एएसआई की हत्या के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आर्यन आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आर्यन, क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि ये घटना सामने आई तो एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। देखिए, निश्चित तौर पर कल जब ये घटना हुई उसके बाद गंभीर रूप से एएसआई घायल हो गए थे जी, और उन्हें पटना के पारस अस्पताल में लाया गया था और उनकी यहीं पे मौत हो गई है। और अब सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े हो रहे हैं। होली का समय है और सुरक्षा की बात हो रही थी। बिहार में लगातार अपराध को लेकर विपक्ष क्राइम बुलेटिन जारी कर रहा था और ये पहली घटना नहीं है जहाँ पर प्रशासन के ऊपर हमले हुए हैं। आप देखिए, शराब माफियाओं द्वारा जब शराब के खेत को पकड़ती है पुलिस, उस दौरान भी पुलिस वालों के ऊपर हमले होते हैं। बालू का जो खेल बिहार में होता है, उस दौरान जब पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जाता है तो वहाँ पर भी पुलिस बल के ऊपर हमले होते हैं। तो अब अपराधियों के जो मनोबल है वो बढ़ते जा रहे हैं और कटघरे में जो नीतीश सरकार है, जो सरकार की यूनिवर्सिटी रही है प्रशासन की, वो खड़ी हुई है। इस वक्त जो पार्थिव शरीर है एएसआई का वो पटना के अस्पताल में है और जो पूरा परिजन है वो उन्हें लेकर तैयारी मुंगेर जाने के लिए कर रहा है। लेकिन होली के समय में दो ऐसी वारदात जहाँ पहले अररिया के एएसआई की जांच की जाती है, वो भी उस वक्त जब वो अपराधियों को पकड़ने जाते हैं धक्का मुक्की होती है। और अब ये मामला दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है और जब एएसआई बीच में पहुंचते हैं तो एक पक्ष द्वारा धारदार हथियार से हमले कर दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल विपक्ष पूछेगा और अब जंगल राज की बात जो विपक्ष कर रहा है, ऐसे में सवाल जो जवाब है वो सरकार को देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई थी कि प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन अब जब अपराधी निशाना बना रहे हैं प्रशासन के लोग को ही, आम आदमी कैसे खुद को सेफ महसूस करेगी, बड़ा सवाल है। गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आर्यन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अररिया में भी कुछ दिन पहले ये घटना सामने आती है। 48 घंटे बाद एक बार फिर से इस प्रकार की घटना होती है। तब महाराष्ट्र के बुल्ढाना से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जब डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना के आवर गांव की हैं। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि होली के मौके पर दो गुट भिड़ गए। विवाद डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ, फिर पूरा इलाका ही जंग का मैदान बन गया। दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया। इस हिंसा में 12 लोग जख्मी हो गए। आमचे 4-5 पोलीस स्टाफ पोहोचला, आरसीपी एसआरपीएफ सगळे पोहोचले आणि सिच्युएशन ताबडतोब 10 ते 15 मिनिटात कंट्रोलमध्ये आणली। आता सध्या शांतता आहे आणि सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहे। किती लोकांना ताब्यात? 20 लोकांना आम्ही ताब्यात घेतलं आहे या प्रकरणी। पुढील कार्यवाही चालू आहे। काही लोक जखमी पण, 2 जखमी आहेत असं समजतंय आम्हाला। काही इशारा काय तर लोकांना आव्हान काय करायचं? शांततेचं आवाहन करू आम्ही, शांतता ठेवा। हिंसा के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। दंगा नियंत्रण दस्ते को बुलाया गया।
हिंसा के आरोप में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अभी हालात नियंत्रण में है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म छावा को लेकर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। पूछा है कि क्या बीजेपी को सावरकर और गुरु गोलवलकर की ओर से संभाजी महाराज पर दिए बयान स्वीकार हैं। वीर सावरकर पर बीजेपी से सवाल। छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। क्या वजीर आजम मुत्तफिक हैं? क्योंकि वजीर आजम बोला अच्छा पिक्चर जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी क्या उसको काबिल कबूल है? हक छीनने के लिए वक्फ बिल। वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ये इनका मकसद है। हम पाकिस्तान नहीं भागेंगे। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तो वहीं औरंगजेब को लेकर चल रही सियासी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। औरंगजेब को लेकर ताजा बयान शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दिया है। उन्होंने औरंगजेब के शासन की तुलना फडणवीस सरकार से कर दी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के शासन को औरंगजेब से बदतर बता दिया। आपके कार्यकाल में आपका कार्यकाल औरंगजेब से भी बहुत खराब है। किसान, बेरोजगार, महिलाएं आत्महत्या कर रही। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुगल शासक की तरह मौजूदा सरकार भी अत्याचार कर रही है। औरंगजेब ने अगर अन्याय किया है, अत्याचार किया, तो आप लोग क्या कर रहे हो? संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र का जिक्र करते हुए सरकार को नसीहत दी कि जो भी काम हो कानून के दायरे में हो। देखिए, औरंगजेब को गाले हुए 400 साल हो गए, भूल जाओ। जो किसान आत्महत्या कर रहा है ना, किसान दर दिन महाराष्ट्र में, वो औरंगजेब की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं क्या? संजय राउत के बयान के बाद अजित पवार की पार्टी एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे ने संजय राउत को जवाब दिया है। जो सपना पूरे एमयूए के सभी नेता देख रहे थे, इसके लिए जिनका सपना भंग हो रहा है वो ऐसी बातें करते रहेंगे। गोरखपुर की बात, जहां पर होली मनाने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से महाकुंभ का जिक्र किया। अपने भाषण में योगी ने कहा कि महाकुंभ के बाद होली ने तमाम विरोधियों को जवाब दे दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को एक बार फिर घेरा और उन पर जबरदस्त प्रहार किया। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। अनवरत चलते। सीएम योगी ने विपक्ष को भी नसीहत दी कि जब परंपरा को श्रद्धा के साथ मनाएंगे तो उसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल सकेगा। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं, आपने देखा होगा महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दिया। सीएम योगी ने संदेश दिया कि सनातन धर्म की धारा त्योहारों के जरिए ही जीवित रहती है। तो महाकुंभ को लेकर दिए सीएम योगी के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई दलों ने सीएम योगी के बयान पर आपत्ति व्यक्त की। विपक्ष को सीएम योगी का वो बयान रास नहीं आया जिसमें उन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को घेरा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री के बयान को माहौल खराब करने वाला बता दिया। अब नफरत कौन फैला है आज की डेट में, किसी से छुपानी है। कौन होली के नाम पे राजनीति कर रहा है, किसी से नहीं छुपाया। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करती है। सीएम योगी के बयान पर आरजेडी ने भी आपत्ति जताई है और बयान को वोट की खोज वाला बता दिया। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, न कि योगी जी के ज्ञान से। ये जो सनातन का ढोंग कर रहे हैं, ये कुंभ में भी वोट खोज रहे हैं। सीएम योगी और बीजेपी नेताओं के बयान कांग्रेस को भी नहीं भाए, जिन्होंने इसे नफरत फैलाने वाला बता दिया। ये देश
शांति प्रिय देश है। ये तो जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 साल 11 साल से उन्होंने पूरे देश के अंदर नफरत फैलानी शुरू की, हिंदू मुसलमान करना शुरू किया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। ये वही रविंद्र कुमार है जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गिरफ्तार किया है। रविंद्र फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी है। कुछ दिन पहले एटीएस को इसके हनी ट्रैप में फंसे होने की जानकारी मिली थी। सोशल मीडिया पर रविंद्र की दोस्ती नेहा शर्मा नाम की महिला से हुई, जो असल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट थी। महिला के नाम पर एजेंट ने रविंद्र से दोस्ती बढ़ाई, प्यार के जाल में फंसाया और रविंद्र से खुफिया जानकारी जुटा ली। पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया। सोशल मीडिया पर ISI के एजेंट के जाल में फंसकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी ने फैक्ट्री से जुड़ी गोपनीय बैठकों की फाइलें और दूसरे संवेदनशील जानकारियां उसके साथ साझा कर दी। और आइए अब बात कर लेते हैं गुजरात के भरूच इलाके की, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कबाड़ के गोदाम जलकर राख हो चुके थे। भयंकर आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात के भरूच से। आग अलंकेश्वर इलाके में मौजूद कबाड़ के गोदाम में लगी। देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई देने लगी। आग की वजह से इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। भीषण आग की वजह से 5 से ज्यादा कबाड़ गोदाम जलकर खाक हो गए। आग की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कबाड़ के गोदाम में आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता कबाड़ के गोदाम जलकर खाक हो गए।